नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा होने वाला बताते हुए हमला बोला है। राहुल गांधी ने उन्नाव, कठुआ जैसे कई मामलों का जिक्र करते हुए निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उन्नाव भाजपा एमएलए को बचाने का काम, कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में रैली, हाथरस बलात्कारियों के पक्ष में सरकार और गुजरात में बलात्कारियों की रिहाई और सम्मान। राहुल ने कहा कि अपराधियों का समर्थन महिलाओं के प्रति भाजपा की ओछी मानसिकता को दिखाता है। ऐसी राजनीति पर शर्मिंदगी नहीं होती प्रधानमंत्री जी। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई को लेकर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस दिन महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, उसी दिन गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को छोड़ दिया। ओवैसी ने कहा कि रिहाई की सिफारिश करने वाली रिव्यू कमेटी पक्षपाती है, क्योंकि इसमें बीजेपी के विधायक हैं और मूलचंदानी हैं, जो गोधरा के दंगे में प्रोसिक्यूशन के गवाह थे। आप इनसे इंसाफ की कैसे उम्मीद करते हैं? रिव्यू कमेटी के लोग पक्षपाती थे। ओवैसी ने कहा कि गुजरात का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार ने पूरे देश की उन मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जिनका रेप हुआ है और पीएम को झूठा साबित किया। उनको सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी और के साथ होगा ऐसा। इसको बिल्किस बानो केस के चश्मे से मत देखिए, ये इंसाफ का मुद्दा है। हम पीएम से डिमांड करते हैं कि रिलीज ऑर्डर को रद्द किया जाए और दोषियों को वापस से जेल भेजा जाए। ओवैसी ने कहा कि गुजरात चुनाव के कारण बीजेपी दिखाना चाह रही है कि हम उनके साथ खड़े हैं जो जेल में हैं। ओवैसी ने कहा कि उस समय के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बिल्किस बानो अभी भी रोड पर पड़ी हुई है। हम प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि इंसाफ करो। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई बिल्किस बानो ने कहा है कि उन्हें बिना किसी डर और शांति से जीवन जीने का उनका अधिकार वापस दिया जाए। बिल्किस बानो ने यह प्रतिक्रिया गुजरात सरकार के द्वारा उनके साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा किए जाने पर दी है। बिल्किस बानो ने एक बयान जारी कर कहा कि न्याय से उनका भरोसा हिल गया है। बिल्किस बानो ने एक बयान में कहा कि ऐसे हालात में किसी महिला को कैसे इंसाफ मिलेगा। मैंने सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा किया, मैंने व्यवस्था पर भरोसा किया और मैं अपने साथ हुए हादसे के बाद धीरे धीरे जीना सीख रही थी। उन्होंने कहा है कि उनका दुख और उनका डगमगाता हुआ भरोसे का मामला सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। बिल्किस बानो ने कहा कि किसी ने भी उनसे उनकी सुरक्षा और वो किस हाल में हैं इस बारे में नहीं पूछा और इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। बानो ने गुजरात सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें बिना डर के और शांति से जीवन जीने का अधिकार वापस दिया जाए और उनके परिवार और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। बता दें, बिल्किस बानो के साथ 3 मार्च 2002 को भीड़ द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था। उस समय बिल्किस बानो गर्भवती थीं। बिल्किस की उम्र उस समय लगभग 21 साल थी। रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने के मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की साजिश केंद्र सरकार की है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्याओं को फ्लैट दिए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस बारे में ना तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पता था और ना ही उन्हें, जबकि उनके पास दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय का प्रभार है। सिसोदिया ने कहा कि जब उन्होंने इस बारे में दिल्ली सरकार के अफसरों से पूछताछ की तो कुछ बैठकें होने और इसमें कुछ फैसले लिए जाने की जानकारी सामने आई। बैठकों में केंद्र सरकार के अफसर भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि इन बैठकों के बारे में जानकारी मांगे जाने पर यह पता चला कि बैठक में लिए गए फैसलों पर अमल कराने के लिए फाइलों को सीधे मुख्य सचिव के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजा जा रहा है। सिसोदिया ने कहा, सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के गृह मंत्री से छिपाकर ये साजिश क्यों की जा रही थी। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और उनसे अनुरोध किया है कि वो इस मामले में केंद्र सरकार का पूरा पक्ष देश के सामने रखें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भी अगर ऐसा मानती है कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जाकर इस मामले में फैसले आखिर कौन ले रहा था और कौन इस बारे में आदेश दे रहा था। उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, इस मामले में बुधवार को विवाद तब शुरू हुआ था जब केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार की योजना दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में रह रहे 11 से रोहिंग्याओं को दिल्ली के ही बक्करवाला इलाके में बने EWS फ्लैटों में बसाने की है।
रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने को लेकर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली बीजेपी ने भी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी रोहिंग्याओं को चिन्हित करने की है, लेकिन दिल्ली सरकार उनके वोट बनवा रही है, उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिला रही है। बीजेपी ने कहा कि रोहिंग्या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हैं और मोदी सरकार इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। हालांकि ये पूरा विवाद केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना की। हालांकि इसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने सफाई दी और कहा कि सरकार का रोहिंग्या को फ्लैट में शिफ्ट करने का कोई प्लान नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड में शामिल न किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में उनको और अगले चुनाव को लेकर चर्चा होने लगी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के गोविंद सिंह ने कहा, हम सोचते थे कि वो 2023 के बाद केंद्र में चले जाएंगे, लेकिन अब पार्टी उन्हें प्रमुख पदों पर रखने के मूड में नहीं है। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि ऊपर से शिवराज सिंह चौहान के लिए एक स्पष्ट संकेत है। गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें लगता है कि वो अब उनकी जगह ले सकते हैं। हालांकि राज्य के भाजपा नेताओं का कहना है कि उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं। बीजेपी प्रवक्ता दिव्या गुप्ता ने कहा, क्या बीजेपी संसदीय बोर्ड में कोई और मुख्यमंत्री है? नहीं, अगर कोई अन्य सीएम शामिल होता तो उन्हें चिंता करने की कोई बात होती। हालांकि इस तर्क पर यह भी कहा जा रहा है कि मोदी जब किसी को किनारे करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त के लिए वो एक सिद्धांत बना देते हैं। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डालने के लिए 75+ उम्र वाले नेताओं को कोई पद ना देने का सिद्धांत बनाया, लेकिन अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को भी पद दिए जा रहे हैं। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 रेप केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में 3 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया। इस घटनाक्रम के बाद शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी और मामले की फौरन सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अगले हफ्ते इस मामले को सुन सकती है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने तक पुलिस का रवैया टाल मटोल वाला था। बता दें, महिला ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उसे नशीला पदार्थ दिया और छतरपुर के एक फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसने उसे जान से मारने की धमकी दी गई। किसानों ने आज से 75 घंटों के लिए लखीमपुर खीरी में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाए जाना और गिरफ्तार किया जाना है। वहीं इस दौरान धरना प्रदर्शन स्थल पर पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं होने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी। राकेश टिकैत ने मंच से कहा कि प्रशासन और यहां की सरकार अपने दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो जिला मुख्यालयों पर भी हम पहुंच जाएंगे। टिकैत ने कहा कि लोग बाहर से आ रहे हैं और धरना प्रदर्शन के लिए तो यहाँ पानी और शौचालय की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। टिकैत ने कहा कि अगर सुविधा नहीं दोगे तो हम सुविधा लेना जानते हैं। 1 घंटे का समय है, नहीं तो जिला मुख्यालयों पर जाएंगे और 3 दिन तक वहीं रहेंगे। टिकैत ने कहा कि पानी नहीं दोगे तो हम पानी लेना जानते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए चुनाव हारने का ठीकरा चुनाव आयोग पर डाला। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग की बेईमानी के कारण वो विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा के उपचुनाव में हार गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका ध्यान अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने पर है और वो इस साल पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुलाएंगे। अखिलेश ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने को एक सकारात्मक संकेत बताया और 2024 में बीजेपी के विरोध में मजबूत विकल्प उभरने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को मतदान के अधिकार पर आतंकवादी संगठन की ओर से धमकी मिली है। लश्कर-ए-तैयबा समर्थित आतंकी समूह कश्मीर फाइट ने दूसरे राज्यों के लोगों को मतदान का अधिकार देने पर आतंकी कार्रवाई की धमकी दी। आतंकी संगठन ने कहा कि अब बाहरी लोगों पर निशाना बनाकर हमले तेज किए जाएंगे। इनमें मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी और पर्यटक और सुरक्षा बल तक शामिल हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अन्य राज्यों के लोगों को मतदान का अधिकार देने का फैसला किया है। इसी को लेकर धमकी मिली है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने एक बड़े फैसले में घोषणा की थी कि गैर स्थानीय लोग, जिनमें कर्मचारी, छात्र, मजदूर या बाहर का कोई भी व्यक्ति शामिल है जो आमतौर पर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो मतदान सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और जम्मू कश्मीर चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इसका जम्मू कश्मीर के स्थानीय राजनेता भी विरोध कर रहे हैं।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार सरकार के 10 लाख नौकरियां देने वाले ऐलान पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार अगले 1 या 2 साल में 10 लाख नौकरियां दे देती है तो वो अपना जन स्वराज अभियान वापस ले लेंगे और नीतीश कुमार को समर्थन दे देंगे। बिहार के समस्तीपुर में मतदाताओं को संबोधित करते हुए पीके ने यह भी कहा कि 3 महीने हमको आए हुए और पूरा 180 डिग्री घूम गया और चुनाव आते आते ये फिर 180 डिग्री घूम जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार को जनता का समर्थन ही प्राप्त नहीं है। आप जुगाड़ से सरकार बना लोगे लेकिन वो चलेगी नहीं। प्रशांत किशोर ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार सीएम पद की कुर्सी से फेविकॉल लगाकर बैठ गए हैं, जबकि दूसरी पार्टियां उनके इधर से उधर हो रही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत में नमस्ते ट्रंप आयोजन काफ़ी चर्चा में रहा था। भारत सरकार ने उनके आयोजन के लिए जोर शोर से तैयारियां की थीं। अब विदेश मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग को जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 36 घंटे की सरकारी यात्रा पर 38 लाख रुपए खर्च किए थे। ये पैसा ट्रंप के रहने, खाने, सुरक्षा आदि पर खर्च हुआ था। बता दें, अपनी पहली भारत यात्रा पर ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका, दामाद जेरेड कुशनर और कई शीर्ष अधिकारियों के साथ 24-25 फरवरी को अहमदाबाद, आगरा और नई दिल्ली गए थे। पीटीआई के मुताबिक आरटीआई एक्टिविस्ट मिशाल भथेना ने एक आरटीआई में विदेश मंत्रालय से जानने की कोशिश की थी कि फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति और प्रथम महिला की यात्रा के दौरान भारत सरकार ने कुल कितना खर्च किया था। बता दें, ट्रंप की ये भारत यात्रा विवादों में रही। गुजरात में जहां नमस्ते ट्रंप रैली आयोजित की गई, वहां काफ़ी गरीब उजाड़ दिए गए थे। उनकी गरीबी किसी को ना दिखे, इसके लिए उस इलाके को सरकार ने तमाम चीज़ों से कवर कर दिया था। इस इलाके के लोगों को सड़क पर आने की मनाही थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की चार्जशीट में 15 लोगों के नाम हैं। लॉरेंस बिश्नोई और विष्णु भगवानपुरिया को हत्या का मास्टरमाइंड बताया गया है। गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दें, पंजाब सरकार ने जैसे ही मूसेवाला समेत कई नेताओं का सुरक्षा कवर वापस लिया था, उसके एक दिन बाद सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके साथ जीप में यात्रा कर रहे उनके चचेरे भाई और उनके एक दोस्त भी हमले में घायल हो गए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।